नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम सामान्य परिचय बिहार पार्ट 2 में बिहार से जुड़े हुए तमाम सामान्य जानकारियों को मैंने समाहित किया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम सामान्य परिचय बिहार पार्ट 2 में बिहार से जुड़े हुए जितने भी सामान्य जानकारियां है उसको मैंने समाहित किया। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बिहार सामान्य परिचय पार्ट 1 बना रखा है। जो छात्र वो वीडियो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लेंगे, देखने के बाद उसे पेन डाउन कर लेंगे और 2-4 बार उसे ध्यान देंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम आज के सेशन में पार्ट 2 बना रहे हैं और पार्ट 2 में बिहार से जुड़े हुए जितने भी सामान्य जानकारी है उसे मैंने समाहित किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि देश लेवल पर और राज्य लेवल पर यानी हर एक राज्य की अपनी अलग अलग राजकीय पुष्प हो जाता है, राजकीय पशु हो जाता है, राजकीय मछली हो जाता है, राजकीय चिन्ह हो जाता है। ये सब अलग अलग होते हैं। उसी तरह बिहार का अपना अलग एक राजकीय पशु है, फूल है, मिठाई है, आपको मछली हो जाता है। लेकिन जब देश लेवल पर पूछेगा तो देश लेवल पर इस राजकीय शब्द की जगह आपको राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करेगा। तो पूछेगा देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। लेकिन अगर राज्य लेवल पर पूछेगा तो इस राष्ट्रीय शब्द की जगह राजकीय शब्द का प्रयोग करेगा। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आंसर देने की स्थिति में आप रहेंगे और एग्जाम में कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो जब भी किसी राज्य विशेष की बात होगी वहां पे राजकीय शब्द का प्रयोग होगा और देश स्तर पर बात होगा यानी इंडिया स्तर की बात होगी तो वहां पे राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग होगा। तो चूंकि हम आज सामान्य परिचय बिहार पार्ट 2 बना रहे हैं तो इसमें जितनी भी जानकारियां है वो राजकीय जानकारियां हैं, यानी बिहार से जुड़े हुए जितने भी राजकीय तथ्य हैं उसको मैंने इसमें समाहित किया है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बनता है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होता है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह होता है बोधि वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष को हम लोग राजकीय चिन्ह के तौर पर जानते हैं। यह बोधि वृक्ष आपको गया में स्थित है और इसी बोधि वृक्ष के नीचे आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब दूसरा आ जाता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा होता है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाता है पीपल, यानी पीपल को हम लोग बिहार के राजकीय वृक्ष के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने गेंदा लिख रखा है, तो यह गेंदा का फूल जो होता है बिहार का राजकीय पुष्प होता है, या यूं कहें तो बिहार का राजकीय फूल आपको गेंदा होता है। अब यहाँ आप लोग देखे होंगे कि मैंने बैल लिख रखा है, तो बैल एक पशु है, आप लोग सभी जानते हैं। तो यह बैल बिहार का राजकीय पशु है। अब यहाँ देखें कि मैंने लिखा है 2013 से पूर्व रीछ, यानी 2013 तक बिहार का राजकीय पशु आपको रीछ हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद बिहार का राजकीय पशु बैल हो गया। तो यहाँ से दो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान समय में बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो आंसर होगा बैल। अगर उसके जगह क्वेश्चन बन जाता है कि 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु कौन हुआ करता था, तो रीछ हुआ करता था। और तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे कि राजकीय पशु रीछ की मान्यता कब समाप्त की गई, तो 2013 में समाप्त की गई। और रीछ के स्थान पर बिहार का राजकीय पशु किसे बनाया गया और किस वर्ष के बाद बनाया गया, तो रीछ के स्थान पर बिहार का राजकीय पशु बैल को बनाया गया और 2013 के बाद बनाया गया। अब यहाँ गौरैया देख रहे होंगे, यह गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन हो गया, गौरैया हो गया। और पहले बिहार का राजकीय पक्षी आपको नीलकंठ हुआ करता था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया कि वर्तमान समय में बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया। तो गौरैया से पूर्व बिहार का राजकीय पक्षी कौन हुआ करता था, तो नीलकंठ। यहाँ आपने देखा मांगुर, मांगुर एक प्रकार की मछली है और यह मांगुर मछली बिहार की राजकीय मछली है, यानी कि बिहार के राजकीय मछली के तौर पर हम लोग मांगुर को जानते हैं। अब बिहार में राजकीय भाषा 2 है, तो बिहार का प्रथम राजकीय भाषा आपको हो गया हिंदी और सेकंड राजकीय भाषा हो गया उर्दू। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बिहार का प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है,
तो हिंदी। और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, तो उर्दू। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो वो वर्ष था 1984। अब यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, यह बिहार का राजकीय प्रार्थना हो जाता है। यानी कि मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें, यह बिहार की राजकीय या आपको राज्य स्तरीय प्रार्थना हो जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार की राजकीय प्रार्थना का नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाता है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। फिर आप यहाँ देखें कि मैंने लिखा है कि मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। ये लाइन आपको क्या संदेश देता है, तो यह लाइन बिहार का राजकीय गीत होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा है, तो बिहार का राजकीय गीत हो जाता है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार का राजकीय प्रार्थना हो गया मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, और बिहार का राजकीय गीत हो गया मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। अब बिहार का राजकीय एक पर्व है, या यूं कहें तो बिहार का राजकीय महापर्व हो जाता है आपको छठ। यानी छठ को हम लोग राजकीय महापर्व के तौर पर जानते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। आपको बिहार राज्य के जितने भी या तमाम लोग इस छठ पर्व को बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस छठ पूजा के दिन हम लोग उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं। अब आता है बिहार का पहला जिला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था और किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो मैं बता दूं कि वर्ष था 1835 और स्थान था पटना। यानी वर्ष 1835 ईस्वी में पटना में बिहार का पहला जिला स्कूल की स्थापना किया गया था। इससे पहले बिहार के किसी भी जिला में पहला जिला स्कूल स्थापित नहीं किया गया था। तो पहला जिला स्कूल स्थापित किया गया था पटना में 1835 में। अब बिहार से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो बिहार के सबसे अगर पूरब की तरफ देखेंगे, अगर आपने मैप को पढ़ रखा है, ध्यान में है, तो मैं आपको एक रफ फिगर बना देता हूँ बिहार का। तो बिहार का आप मैप देखेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देगा बिहार का मैप। तो बिहार के मैप में आपको पूछ रहा है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो इसका आंसर हो जाता है किशनगंज। यानी किशनगंज को बिहार का सबसे पूर्वी जिला के तौर पर जानते हैं। तो मैप में आपको ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, यानी यह पूरब हो गया, यह पश्चिम हो गया, यह उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया। तो आपको यहीं पर किशनगंज स्थित है। और यही किशनगंज चूंकि आप देख रहे हैं कि एकदम पूरब की तरफ निकला है, तो किशनगंज आपको बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो गया और यहीं पर किशनगंज की स्थिति बरकरार है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो वो हो जाता है कैमूर। यानी कैमूर को बिहार का सबसे पश्चिमी जिला के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो देखिए कि कैमूर आपको यहाँ पे स्थित है और ये वाला हिस्सा इस हिस्से से अंदर है, तो ये हो गया बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो गया किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला हो गया कैमूर। एक चीज गौर करने वाली बात है, इसे याद करने के लिए आप लोग इस एंगल को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपको बीचे बीच आपको एक कोना से दूसरे कोना वाला जिले को अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यानी ये वाला जिला पूर्वी हिस्से का ऊपर वाला जिला यानी नॉर्थ और पूरब में स्थित है किशनगंज, और पश्चिम और साउथ में स्थित है आपको कैमूर। तो ये हो गया किशनगंज और ये हो गया कैमूर। अब आता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला यहाँ पे आपको स्थित है पश्चिमी चंपारण। यानी इस जिले से ऊपर कोई भी जिला नहीं है, सब इससे नीचे है। तो बिहार का पश्चिमी उत्तरी जिला हो गया आपको पश्चिमी चंपारण। अब पूछ देगा बिहार का सबसे दक्षिणी जिला। तो बिहार का दक्षिणी जिला हो जाता है गया। यानी गया को हम लोग बिहार का दक्षिणी जिला के तौर पर जानते हैं। आपको गया की स्थिति यहाँ पर होती है। तो ये भी देख रहे हैं कि सबसे नीचे वाला ये पार्ट है गया का, यहाँ से भी नीचे है, यहाँ से भी नीचे, इसीलिए बिहार का दक्षिणी जिला हो जाता है गया। तो बिहार का दक्षिणी जिला हो गया आपको गया। तो बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला आपको हो जाता है कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला हो जाता है आपको गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिहार में
पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना आपको पटना में की गई थी। अब फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? वो वर्ष कौन सा था जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वर्ष था 1917, यानी 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि पटना लॉ कॉलेज यानी पटना विधि कॉलेज की स्थापना, यहाँ अगर लॉ नहीं देगा तो यहाँ विधि शब्द का प्रयोग करेगा कि पटना विधि कॉलेज की स्थापना की कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में, यानी वर्ष 1909 ईस्वी में पटना विधि कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि पटना पीएमसीएच की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 ईस्वी में पीएमसीएच की स्थापना की गई थी। पीएमसीएच का फुल फॉर्म होता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। तो फिर अगला क्वेश्चन बनेगा पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी में। तो आप लोग इस वर्ष को ध्यान में रखेंगे, यह भी वर्ष काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय, 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज, 1909 ईस्वी में पटना लॉ कॉलेज, पीएमसीएच की स्थापना 1925 और 1928 ईस्वी में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब एक क्वेश्चन यह तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि पटना हाई कोर्ट यानी बिहार की उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष था 1916 ईस्वी में, यानी 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी के एक वर्ष के बाद आपको पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब पूछता है कि नेपाल की सीमा बनाने वाले बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? यानी नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हैं, यानी बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उस जिले की संख्या हो जाती है 9, और वो जिले हो जाते हैं आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जिले आपको पश्चिम से लेकर पूरब तक विस्तारित है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे है पूर्वी चंपारण, यहाँ पर है सीतामढ़ी, यहाँ पे है मधुबनी, यहाँ पे है सुपौल, यहाँ पर है सुपौल के बाद अररिया, अररिया के बाद यहाँ हो गया किशनगंज। मैंने क्रम से लिख रखा है और मैप में भी मैंने बता दिया कि इधर आपको उत्तर में हो जाता है बिहार का नेपाल। तो नेपाल में आपको यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से में जो बिहार के जिले हैं वही नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे पहला हो जाता है आपको पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आपको सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये क्रम से जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब आता है क्वेश्चन की यूपी से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? यानी बिहार के कितने जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उन जिलों की संख्या हो जाती है 8, और वो जिलों का विस्तार आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। चूंकि बिहार के पश्चिम में आपको है उत्तर प्रदेश, इस वाले हिस्से में उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से लेकर ये सभी जो जिले हैं, इसी जिले जो है सभी यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। और वो भी क्रम से, यहाँ पे हो जाता है आपको पश्चिमी चंपारण, यहाँ गोपालगंज, यहाँ सिवान, यहाँ छपरा, यहाँ भोजपुर, यहाँ बक्सर और यहाँ आपको कैमूर, और फिर यहाँ रोहतास का थोड़ा सा हिस्सा आपको सीमा बनाता है। तो वही पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सभी जिले बिहार के हैं और ये सभी जिले आपको उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब आ गया कि झारखंड से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो वो हो गया 8, यानी बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं और वो 8 जिलों का विस्तार आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ आपको हो जाता है रोहतास, फिर यहाँ हो जाता है औरंगाबाद, फिर गया, जमुई, बांका, बांका के बाद हो जाता है आपको भागलपुर और ये कटिहार। तो यहाँ पे इन 8 जिला का विस्तार यहाँ से यहाँ तक होता है। तो वही मैंने है लिख रखा है कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, यानी ये 8 जिले जो है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आता है पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाता है, यानी ये 3 जिले ही हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। और वो 3 जिलों का नाम क्या क्या है? तो कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया। और इन तीनों जिलों की अवस्थिति यहाँ पर हो जाता है बिहार के मैप में, यानी ये किशनगंज हो गया, ये पूर्णिया हो गया और ये
कटिहार हो गया, और ये वाला हिस्सा आपको पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है झारखंड का, यानी झारखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तारित है, इधर यूपी, इधर नेपाल, और इस थोड़े से हिस्से में आपको आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाली बिहार के कितने जिले हैं? 3 जिले, और वो 3 जिले कौन सी होती है? किशनगंज, आपको पूर्णिया, फिर कटिहार। अगर आप मैप में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ध्यान होगा कि मैंने इसे बताया था किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला होता है, और किशनगंज जिला एक ऐसा जिला है जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और यहाँ राजकीय सीमा बनाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, तो वो जिला हो जाता है आपको किशनगंज। यानी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और राजकीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पे 2 जिले हैं जो राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो एक तो यहाँ किशनगंज हो गया जो यहाँ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, फिर यहाँ पे आपको पश्चिमी चंपारण हो गया जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और यहाँ राजकीय सीमा भी साझा करता है। तो इसका आंसर 2 जाएगा। अगर एक भी देगा तो आप 1 बनाने की स्थिति में रहेंगे। बस इस जिलों का लोकेशन ध्यान में रखें, आप आंसर आराम से दे देंगे। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का कौन सा जिला है जो आपको पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है और झारखंड के साथ सीमा बनाता है, तो वो जिला हो जाता है कटिहार, और कटिहार की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। यानी इसके इधर वाला हिस्सा आपको पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है और इसी कटिहार का इधर वाला हिस्सा आपको झारखंड के साथ सीमा बनाता है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एक जिला कौन सा है बिहार का, तो ये हो जाता है रोहतास। रोहतास का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ उत्तर प्रदेश और इधर वाला हिस्सा आपको झारखंड के साथ सीमा बनाता है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो वो हो जाता है पश्चिमी चंपारण। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप बिहार के मैप को भी ध्यान में रखेंगे और बिहार के मैप में राज्यों की स्थिति कहाँ पे है इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो केवल मैप के ध्यान में रखने से ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। और मैं बता दूं कि इस बीचों बीच ही आपको गंगा नदी प्रवाहित होती है जो बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। तो फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।